क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ पीवाईक्यूज। तो द फर्स्ट टॉपिक इज वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टाइकियोमेट्रीज ऑफ द AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इज इन एक्सेस। तो AgNO3 भाई एक्सेस में है। ये बहुत बेसिक सवाल है किसका, वर्नर की थ्योरी का। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन कॉम्प्लेक्स के साथ हमने उसको ट्रीट किया है, यानी कि COCl3.6NH3। और वो ये कहना चाहता है कि जब AgNO3 एक्सेस में है, जब AgNO3 एक्सेस में है तो हमारे कंपाउंड के एक्चुअली में फॉर्मूला क्या बनेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होगा उसी के बेस पे क्या होगा, ये प्रेसिपिटेशन होगा इन कंपाउंड्स का। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपसे सवाल पूछा गया था नीट 2017 में। तो देखो भाई, अगर आप COCl3.6NH3 में अगर आप AgNO3 डालते हो तो क्या होगा। पहली बात तो आपको ये पता हो कि ये इसका कंपाउंड का COCl3.6NH3 का इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है क्या चीज। तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इट विल बी CONH3 होल 6.3Cl। ठीक है, अब ये जो 3Cl है यही है जो AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे। ये AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 3AgCl। ठीक है, तो ये बनाएंगे हमारे 3AgCl। ऑलराइट, तो ये तो हो गया 3AgCl। अब तो आपको आंसर वैसे पता चल चुका है, बट एक बार अगर मैं आपको फिर से इस वाले एग्जांपल में समझाऊं COCl3.5NH3 में, तो देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, CONH3 होल 5Cl, और हमारे पास 2Cl बचे हैं तो इट विल बी 2Cl माइनस। ठीक है, 2Cl माइनस। तो अब इसे कैसे लिखेंगे हम, अब देखो आपको क्या, ये 2Cl जो है ये बाहर है कॉम्प्लेक्सेस के, क्योंकि ये 2Cl बाहर है तो इसके साथ हमें 2AgCl मिलेगा, और ऐसे ही हमें लास्ट वाले कंपाउंड के साथ 1AgCl देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन।
ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म्स सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस विद सिल्वर नाइट्रेट। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी करा, देखो उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड जो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास ClCl है, तो इस कॉम्प्लेक्स के बाहर पे कोई Cl होना चाहिए, इसी के साथ AgNO3 रिएक्ट करेगा और मेरा AgCl बनाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट आउट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई Cl नहीं है, इसका मतलब वो रिएक्ट कर भी नहीं पाएगा उसके साथ। तो हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स फाइंड करना है जिसके बाहर Cl ना हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपको ज्योमेट्री दे रखी है ऑक्टाहेड्रल, क्या आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपका कितना होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 तो होना ही चाहिए। तो देखो आप सारे ऑप्शन अगर देखो ठीक से, पहला ऑप्शन देखो COCl3, COCl3 कैसे लिखेंगे, COCl3 और NH3 होल 6, NH3 होल थ्राइस, ठीक है। तो बाहर कुछ बच ही नहीं रहा कॉम्प्लेक्स के, देयर इज नथिंग आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ नहीं है तो कुछ रिएक्ट भी नहीं होगा। तो यही वो कंपाउंड है जो कि AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी कौन देगा। देखो सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी वो कंपाउंड देगा जो विच विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। जो कंपाउंड सबसे ज्यादा आयंस देगा वही सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी देगा, ठीक है। विच विल गिव मैक्सिमम आयंस। तो हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो आप कंपाउंड नंबर ए देखिए K4FeCN होल 6, तो ये हो जाएगा मेरा 4K प्लस FeCN होल 6 माइनस, टोटल आयंस कितने हैं इसमें 5 टोटल नंबर ऑफ आयंस है। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे तो आपको कितना 3Cl माइनस प्लस एक कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव दिखेगा, तो कितने हो गए इसमें 4 टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए। आप इसमें देखेंगे तो आपको 3 दिखेंगे और लास्ट वाले में देखेंगे तो आपको 0 मिलेंगे। तो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी कौन देगा भाई, मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी देगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा वैसे ये 0 क्यों, क्योंकि वैसे आयनिक फॉर्म में तो ये है ही नहीं, पूरा का पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, तो ये आप कोई से 1 भी लिख लेता है, बट इट इज 0 ही ओनली, कोई कुछ नहीं देगा ये आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द कोबाल्ट हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, यानी कि मेरे पास कितने हैं 5 NH3 हैं। आगे कह रहा है 1 नाइट्रो ग्रुप और 1 NO2 ग्रुप है एंड 2 क्लोरीन ग्रुप्स, और मेरे पास 2 क्लोरो ग्रुप्स हैं, ठीक है। आगे कह रहा है 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आयन मेरे पास कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ठीक है भाई 3 आयंस मिल रहे हैं मुझे। ऑन रिएक्टिंग दिस सोल्यूशन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करके मेरे पास 2 AgCl मिल रहा है। तो देखो इतनी बात तो क्लियर है कि ये जो 2Cl है ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है, इसको हम ऑलरेडी इतनी बार देख चुके हैं, ये 2Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर है। तो यही जो होते हैं AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और 2 AgCl बना देते हैं। तो हमें यही कह रहा है कि आयनिक फॉर्मूला कंपाउंड का क्या है। ये तो बहुत ही देखने में सिर्फ बड़ा है, दिखने में खतरनाक है, बट इतना खतरनाक है नहीं, ठीक है। तो कंपाउंड किस चीज़ का है भाई, कोबाल्ट का है, हाँ कोबाल्ट का है। ये हो जाएगा NH3 होल 5 और NO2, और बाहर आ जाएगा आपका 2Cl या फिर Cl2 भी लिख सकते हो, 2Cl ही लिख दो, ठीक है। 2Cl आ जाएगा आपका बाहर, 2Cl लिखो चाहे Cl2 लिखो, चलो Cl2 लिखा है आंसर में तो Cl2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऐसा कहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है व्हेन 0.1 मोल ऑफ COCl3 NH3 होल 5 is treated with excess of AgNO3, 0.2 मोल ऑफ AgCl are formed, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल कॉरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोलाइट का उसका क्या रेशियो होने वाला है। देखो भाई कंपाउंड है हमारे पास COCl3 NH3 होल 5, अच्छा अब ये बोल रहा है इसका 0.1 मोल जो है ये जो कंपाउंड है, अच्छा ये वैसे जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर लिख लेते हैं अभी। इसका 0.1 मोल जो है, मैंने जब इसके साथ AgNO3 मिलाया AgNO3 और मुझे मिला 2 मोल HCl, तो मुझे जो AgCl यानी कि ये मिला मुझे 0.2, यानी कि 2 AgCl मिला होगा, ये मुझे 2 AgCl मिला होगा। इसका मतलब ये जो Cl है ना, Cl 2 Cl बाहर रहे होंगे, इसका मतलब कि 2 Cl माइनस
बाहर रहा होगा। इसे क्या रखो, इसे Cl2 लिखो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या रेशो है, आयनिक रेशो क्या है भाई। तो देखो आप इसको, इसके आयंस तोड़ो तो क्या मिलेगा, इसके आयंस तोड़ो तो मिलेगा आपको COCl NH3 होल 5 माइनस, ये एक माइनस है और सॉरी माइनस नहीं प्लस, और ये है 2 प्लस 2Cl माइनस। तो आपको कितने 1:2 का रेशो मिला, नहीं मिला, क्या रेशो मिला आपको 1:2 का रेशो मिल गया। और यही वो आपसे पूछना चाहता था, 1:2 ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 3 मोल्स ऑफ AgCl आर फॉर्म्ड। तो ऑब्वियसली तीन जो Cl होंगे वो कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे, इतनी बार डिस्कस कर लिया। तो फॉर्मूला पूछ रहा है, अरे भाई तो 3 Cl जहां भी आपको बाहर निकल जाए वो आपका फॉर्मूला है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है जहां पे 3 Cl आपको बाहर पे है। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, टर्मिनोलॉजी पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इतना आसान क्वेश्चन कि इनमें से होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो देखो ऑप्शन में है पेंटा अमाइन, यानी कि एक अमाइन तो है इसमें, और कार्बोनेटो, कार्बोनेटो यानी कि C2O4 भी इसमें है। अच्छा एक सेकेंड, C2O4 तो क्या हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया। ठीक है, कार्बोनेटो ये हो गया CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस CO3 लिख दो अभी, तो दो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ट्राइअमीन, ट्राइअमीन यानी कि NH3 तो है यहाँ पे, और एक्वा यानी कि H2O भी है यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कह रहा है पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो, यानी कि क्या C2O4 2 माइनस, सिर्फ यही दिया है, यानी कि एक ही तरीके का लीजन प्रेजेंट है। डाइअमीन डाइक्लोरिडो, यहाँ पे तो दो ही हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप का प्रेजेंट है C2O4 2 माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, इसमें से कौन सा स्टेबल है। देखो जनरली हम देख के नहीं बता पाते हैं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगा है वो कॉन्सेप्ट है किसका, वो कॉन्सेप्ट है चिलेशन का। चिलेशन यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड है भाई, एटलीस्ट एक बाइडेंटेट तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक बाइडेंटेट तो होना ही चाहिए, यानी कि दो दांतों वाला, दो अटैकिंग साइट्स तो होनी ही चाहिए। और वो कौन सी है, वो है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, उसके पास दो साइट्स हैं। कैसे हैं भाई, देखो ये है आपका इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर, ये अगर किसी मेटल पर अटैक कर रही हैं तो ये हैं इसकी दो साइड्स, देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और इट गिव्स राइज टू मोर स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है EDTA आयन इज, इनमें से EDTA आयन क्या है भाई। देखो EDT का एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, EDT है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन ये तो हमने अभी बनाया था, ये हो गया इथाइलिन डाइमीन, लेकिन टेट्रा एसीटेट भी है, टेट्रा एसीटेट या फिर एसिटिक एसिड कुछ भी बोल लो, तो ये हो गया टेट्रा एसीटेट। ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो कैसी साइड्स हैं, ये यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से, ये वाले ओ से, ये वाले ओ से, ये वाले ओ से और ये वाले ओ से। तो इस पे क्या इसका, इसके कितने साइड्स हैं, इस पे 6 डोनेटिंग साइड्स हैं। ठीक है, और जिसमें से 4 तो ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका 6 हो गया। हेक्साडेंडेट है, 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन वाली साइट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है द स्टेबिलाईजेशन ऑफ कार्बन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेशन इफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन बता दी, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा है भाई। मैंने आपको बताई थी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट बाइडेंटेट तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट बाइडेंटेट तो होना ही चाहिए। अब आप इस सारे कंपाउंड्स को अगर नोटिस करेंगे, सिर्फ एक कंपाउंड है जो कि बाइडेंटेट है, वो क्या है, वो एक ऑक्सीलेटो है, वो एक ऑक्सीलेटो यानी कि C2O4 है। एक बार इसका स्ट्रक्चर देखो, आगे बहुत बार आएगा तो एक बार बना देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, ऑक्सीलेटो। ये देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये हो रही है रिंग फॉर्म, ये रिंग फॉर्म हो चुकी है, तो ये क्या है, एक बाइडेंटेट और क्या चिलेट इफेक्ट को, चिलेट इफेक्ट देता है। तो ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है a chelating agent has 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion, which of the following is a not a chelating ion। इनमें से कौन सा चिलेटिंग आयन नहीं है। पहला बोल रहा है
थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो मतलब सल्फेट की बात कर रहा है। वैसे तो आपको इसमें दिख जाएंगे कि 2 से ज़्यादा होती हैं, पर एक टाइम पे एक ही होती है, एक टाइम पे एक ही अटैक करेगी। ऑक्सीलेटो हमने देखा, ग्लाइसिनेटो भी हो जाता है। ग्लाइसिनेटो का अगर आप स्ट्रक्चर देखें क्या है, इट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस और CH2 और NH2। ठीक है, तो यहाँ से कर सकता है अटैक, यहाँ से कर सकता है, मतलब ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है वही है। तो इसमें भी इथेन 1,2-डाइमीन, ये तो हमने देख ही लिया, ये तो करता ही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड, इनमें से कौन सा लिगेंड नहीं होगा। लिगेंड की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है लिगेंड की, वो होनी चाहिए कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आना चाहिए, इसीलिए हम उसे लुईस बेसिस भी कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आना चाहिए। देखिए NO के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के स्पेसेस हैं, लेकिन NH4 के पास तो खुद कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पर उसने H+ ले लिया तो NH4+ हो गया, तो अब इसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि चौथे वाला जो लोन पेयर था उसने भी बॉन्ड बना लिया है। तो NH4+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, तो इसको हम लिगेंड कंसिडर नहीं कर सकते। चलिए, नॉमेनक्लेचर से कुछ सवाल करते हैं। पहला है द IUPAC नेम ऑफ AgH2O होल ट्वाइस एंड AgCN होल ट्वाइस। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आपको पता चलेगा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी +1 चार्ज में, कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है, इसमें +1 है, क्योंकि Ag जनरली +1 में रहता है, H2O न्यूट्रल, तो ये +1 हो गया। यहाँ पे भी सेम, Ag +1 में, CN में -2, तो ये वाला -1 हो गया। तो पहले हम प्लस का पहले चार्ज लिखते हैं। अब क्योंकि ये प्लस में है तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा डाई एक्वा सिल्वर 1। सिल्वर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर नेगेटिव होती पूरी कॉम्प्लेक्स की चार्ज अगर नेगेटिव होती तो हम उसको बोलते हैं आर्जेंटेट, तो सेकंड वाले केस में उसे आर्जेंटेट कहेंगे। ठीक है भाई, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि डाई एक्वा सिल्वर 1। कहाँ है डाई एक्वा सिल्वर 1, दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, सी और डी। और फिर है डाई साइनिडो आर्जेंटेट 1, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, डाई साइनिडो आर्जेंटेट 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्स है, क्या होगा, मतलब क्या होगा बताइए। लेट, हम बोल देते हैं कि लेट है कि मेटल का x मान लेते हैं, और इथाइलिन डायमीन का तो 0 × 2 ही होता है, मतलब एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, C2O4 का मैंने बताया आपको, जनरली C2O4 हम 2- में लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 अटैकिंग साइट होती हैं। तो इसका हो गया -2 और ये हो गया चार्ज के बराबर, यानी कि चार्ज कितना है यहाँ पे, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +1 का, क्योंकि Cl बाहर है, तो ये हो गया +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये होगी 3 + 1, सॉरी 2 + 1, 3 हो गया। तो x की वैल्यू 2 + 1 यानी कि पूरा का पूरा x 3 आ चुका है। तो ये तो आया x का, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ भाई, इथाइलिन डायमीन, यानी कि इथाइलिन डायमीन 2 टाइम्स है, प्लस एक C2O4 है, और ये दोनों के दोनों बाइडेंटेट है। तो ये हो गया मेरा 2 × 2 + 2 यानी कि 6। तो आपसे वो ये पूछना चाह रहा था कि 3 + 6 कितना होता है, तो ये तो आपको आता होगा कि 3 + 6 हमारा कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9 इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN होल 6 3- इज, इसका क्या नाम है। तो देखो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, तो लास्ट में तो 8 आएगा, इतनी बात तो कंफर्म है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कंपाउंड का मान लेते हैं Fe का x है, CN होता है -1 × 6 बराबर कितना, -3, तो x की वैल्यू आई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। तो कंपाउंड का नाम होना चाहिए था हेक्सा साइनिडो। हेक्सा साइनिडो कहाँ पे है, हेक्सा साइनिडो एक ही जगह दिख रहा है, हेक्सा साइनिडो आयरन नहीं, क्या बोलेंगे इसको, फेरेट, क्योंकि नेगेटिव स्टेट है, तो क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनिडो फेरेट, और 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू आयुपैक के अकॉर्डिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या नाम होना चाहिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या नाम होना चाहिए। तो पहले तो ये पता हो सर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता क्या है, देखिए Na2FeCN होल 5 और लास्ट में एक नाइट्रोसिल यानी कि NO। तो क्या नाम है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे आप, लिखोगे इसको x, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे कंपाउंड के ऊपर -2 का चार्ज है, ये हो जाएगा -5 + -5, और ये हो जाएगा 0 बराबर -2। ठीक है, नाइट्रोसिल इज न्यूट्रल।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 5 - 2 यानी कि +3। तो कंपाउंड का नाम क्या है? एक बार नाम देखते हैं। देखो ये साइनो है, ये नाइट्रोसिल है, तो पहले साइनो आएगा। तो कंपाउंड पहले तो सोडियम आएगा, पहले देखेंगे सोडियम, फिर देंगे स्पेस सोडियम, फिर आएगा पेंटा, पेंटा साइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट, क्योंकि -2 है, फेरेट। और क्या फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 3। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है? पहले में तो 1 है, तो ये तो गलत हो गया। 3 एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में भाई। तो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, ऑप्शन नंबर 3 एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स क्लोरो डाई एक्वा ट्राई अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो जैसे जैसा लिखा है वैसे वैसा बनाते जाइए। कॉम्प्लेक्स लिखा है कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो ये कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्स है। फिर कह रहा है क्या? क्लोरो, तो लिख दो क्लोरो। फिर कह रहा है डाई एक्वा, डाई एक्वा और ट्राइमीन। अच्छा, हर जगह ट्राइमीन पहले लिखा है तो चलो ट्राइमीन ही लिख लेते हैं, और डाई एक्वा। ठीक है, और बोल रहा है ठीक है हर जगह Cl2 है, लेकिन Cl2 का कोई जिक्र है नहीं। लेकिन उसने क्वेश्चंस में ऐसा बहुत जगह दिया है कि Cl3 बाहर है, इसका मतलब बाहर कुछ ना कुछ Cl तो है। कितना है मुझे नहीं पता, अभी निकालते हैं कि कितना है। लेकिन उसने एक हिंट जरूर दी है कि जो CO है, ये जो CO है ना, ये है हमारा कितना? +3 है, +3। तो मान लें अगर ये +3 है, क्लोरीन कितना हुआ? क्लोरीन हो गया हमारा -1, NH3 0, H2 0। और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा किसके? कितना है ये? +3 - 2, ये आ गया +2 के बराबर। कितना आ गया? +2 के बराबर आ गया। इसका मतलब कंपाउंड के ऊपर चार्ज है कितना? +2। अगर कंपाउंड के ऊपर पूरा +2 चार्ज है तो यहाँ पे Cl की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्या कि इसको बैलेंस कर सके। तो आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, लास्ट में 2 Cl2, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा भाई? देखो भाई इस कंपाउंड को एक बार अच्छे से, क्या है इस कंपाउंड में? एक तो प्लैटिनम है और Cl। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना वो निकाल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड को पहले लिख लेते हैं, Pt NH3 होल थ्राइस Br NO2 Cl और बाहर Cl। ठीक है, तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका मान लेते हैं x +0 -1 और NO2 -1 -1। ठीक है, अब बराबर कितना? बराबर +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आ गया +4 के बराबर। तो जहां 4 नहीं है उसे कर दो डिलीट। ठीक है, तो 4, अरे यार सब में ही तो 4 लिखा है, सब में ही तो 4 लिखा है, ये हमने जबरदस्ती किया, ये स्टेप हमें करना ही नहीं चाहिए था। सब में ही तो 4 लिखा है, निकालने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, इट इज नॉट रॉन्ग एटलीस्ट, है ना, तो गलत तो नहीं है। चलिए आगे बात करें। हमारे पास देखो क्या है, एक अमाइन है, एक अमाइन है, एक ब्रोमो है, एक नाइट्रो है, एक क्लोरो है। तो बस लग जाओ इनको अल्फाबेटिकली संभालने में। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले ट्राई अमाइन, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? ए के बाद बी ट्राई अमाइन, फिर आ जाएगा ब्रोमो, बी के बाद सी, फिर आ जाएगा क्लोरो, फिर आ जाएगा नाइट्रो। ये तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, पहला ही ऑप्शन, पहला ही देख के बोल दिया था, पहला ही ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस कॉपर 2 इज डाइक्लोरोबिस कॉपर 2। देखिए भाई डाइक्लोरोबिस कॉपर 2, तो देखो कॉपर तो है, साथ में डाइक्लोरो यानी कि Cl2 भी है। तो यहाँ पे तो पहले वाले कंपाउंड में तो देखो अंदर एक ही Cl है, तो ये तो कट गया। दूसरे वाले में तो देखो Cl अंदर है ही नहीं, और तीसरे वाले में तो ना जाने क्या कर रखा है, ये Cl2 पता नहीं कैसे अंदर आ गया, बट आगे देख लेते हैं। ठीक है, डाइक्लोरोबिस यूरिया, ठीक है, तो इसमें तो डाइक्लोरो, इसमें इतने सारे क्लोरो कहाँ से आ गए? 4 क्लोरो थोड़ी होंगे, तो ये तो एलिमिनेशन से ही हमारा आंसर आ गया, डाइक्लोरो देके ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जिनको नहीं पता यूरिया, ये हो गया आपका यूरिया। ठीक है, अब आप इसको CONH2 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, पर यूरिया का स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K3 इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अच्छे से, बड़ा बड़ा, K3 Cr C2O4 होल थ्राइस। तो Cr का मान लीजिए कि ये x है, प्लस
-2 × 3 बराबर कितना, बराबर -3 चार्ज है ना, -3। तो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -6, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +6 -3 यानी कि +3 आ गई। तो ये तो आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब पूछ रहा है आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 2 × 3 बाइडेंटेट है ना, C2O4 बाइडेंटेट है तो × 3 कितना हो गया, ये हो गया 6। तो आंसर आ गया आपका 3 and 6 या फिर 6 and 3 जो भी दे रखा हो। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6 and +3। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन कहता है आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा। तो देखो प्लैटिनम तो मुझे साफ साफ इसमें देखो एक बार लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा सुविधा हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। Cl2। तो देखो प्लैटिनम का सबसे पहला काम तो यही करा करो, ऑक्सीडेशन निकाल दो। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई +2। जैसे आपने x की वैल्यू +2 निकाली, आपका आंसर आ गया। क्यों, हर जगह अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, तो आ गया डायमीन क्लोरिडो प्लैटिनम 2। ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए भाई कंपाउंड को लिखें पहले एक बार अच्छे से, Pt, NH3, Cl और NO2। फिर से वही काम, क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, x +0 +-1 +-1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई +2। तो जो +2 नहीं है उसे डिलीट कर दो, पहले वाले में कुछ नहीं दे रखा, डिलीट कर दो। तो कंपाउंड का नाम क्या है, प्लैटिनम तो आना ही है, ब्रैकेट में 2, ये हमारा अमीन, यह है क्लोरो, यह है नाइट्रो। तो इसी फॉर्म में अमीन क्लोरो नाइट्रो। तो क्या क्या है, अच्छा ये 2 है ना, मैं वही सोच रहा हूँ अमीन कहाँ पे लिखा है, ये 2 है भाई, ये 2 लिखा हुआ है। तो ये हो गया डायमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो प्लैटिनेट नहीं, क्या आएगा वर्ड का, देखो भाई प्लैटिनेट नहीं आएगा, प्लैटिनेट इस देखो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, प्लैटिनेट नहीं। प्लैटिनेट तब आता है जब कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नॉर्मल प्लैटिनम है, दिस इज नॉर्मल प्लैटिनम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो सी वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हाँ जी बेटा, अब करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा आइसोमेरिज्म हमें शो करेगा ये कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है भाई, क्या कंपाउंड है, COCl2En होल ट्वाइस। देखो कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे देखूंगा, CO और Cl ऐसे लिख दूं, और En एक यानी कि इथाइलिन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको ऐसे बना दो। तो ये तो इसकी ट्रांसफॉर्म हो गई, ये वाली कौन सी फॉर्म है, दिस इज ट्रांसफॉर्म। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, COCl और ये देखिए Cl, और ये इसकी कैसी फॉर्म हो गई, ये इसकी सिस फॉर्म हो चुकी है। अब ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो कि ट्रांस और सिस फॉर्म दिखाते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इसके लिए जो हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, अच्छा ये तो हमने अभी बनाया था, तो इसके लिए पॉसिबल आइसोमर्स कौन से होने वाले हैं भाई। ठीक है, तो देखो क्या कौन से होंगे, इसे कॉपी कर देते हैं। तो इसके लिए आप देखोगे कि ये तो है ही, ये वाले तो हैं ही, यही है ना, ये COEN होल ट्वाइस और Cl2 COEN होल, तो दो तो हमें दिख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे ठीक से देखें, इस सिस वाले को अगर आप ठीक से देखो तो आपको नजर आएगा इसमें कि इसमें एक चीज और पॉसिबल है। वो है क्या, वो है इसकी मिरर इमेज, वो है इसकी मिरर इमेज, सिर्फ सिस वाले की, ट्रांस वाले की नहीं। देखो सिस वाले की मिरर इमेज कैसे जाएगी, ये हो जाएगा COCl इस तरफ है, ये Cl इस तरफ है, एंड दिस विल बी En एंड दिस विल बी En। तो इस तरीके से ये भी सिस कंपाउंड ही है, ये भी सिस कंपाउंड है, बट क्या है, सिस के दो कंपाउंड से मिरर इमेजेस हैं आपस में। ठीक है, तो इसके आंसर कितने हो गए, 1 2 3, 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स, हमें दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और पूछ रहे इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म है। ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, क्यों, जब भी आपको ऐसा दिखे, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि आपके पास दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एक साथ हैं, ये हो गया एक और ये हो गया दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपको एक साथ दिख रहे हैं और उनमें ही कुछ ना कुछ इंटरचेंज हुआ है, यानी कि CO यहां गया है
और Cr इसकी प्लेस पे आया है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये होगी, सॉरी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस टाइप को आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है द कॉम्प्लेक्स PT PY NH3 Br विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए निकालते हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसम। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको बना के ही देखना पड़ेगा। अब देखो, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है कि चारों अलग अलग है, तो इसको नाम दे दो A B C और D, ठीक है, और PT को रख दो बीच में। तो देखो कैसे होगा, PT ABCD, एक तो ये कंपाउंड हो गया। अब क्या करो, B और C की पोजीशन चेंज कर दो, A और D को ऐसे रहने दो और B और C को चेंज कर दो। ये हो गया C और ये हो गया B। तो A के बगल में देखो, A के बगल, A को आप मार्क करते रहो, A के बगल में एक बार B आ गया, एक बार C आ गया, और D तो दोनों में कॉमन है ही। अब क्या करेंगे, अब देखो एक काम कर दो, हमने A और D की पोजीशन सेम रखी थी, ये देखो इनकी पोजीशन सेम थी, अब इनकी ही पोजीशन बदल दो A और D की। तो ये लो, आपने A और D की ही पोजीशन बदल दी, A को तो आपने सेम रखा और D को यहां ले आए, ठीक है। अब आया C और B, ठीक है। अब ये वाला एक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं, C और B को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो कंपाउंड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो C अगर यहां पे आ गया तब भी A के सामने D है, बगल में B है, बगल में C है, तो इन तीन के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं बचती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अगला देखिए, कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द कॉम्पोजिशन। हमें ये दिया है एक कंपाउंड और कह रहा है कि दो डिफरेंट कलर्ड होंगे। ऑब्वियसली दो डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इसका मतलब वो दो क्या है, दो आपस में आइसोमर्स हैं। तो कह रहे हैं इस वाले कंपाउंड में कौन सा आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी भी किया था। आप वही इसको A मान लो और इसको B मान लो, तो देखो कैसा कंपाउंड बन सकता है, CO, आप इसको बोल दो ये A आमने सामने है, तो ये क्या हो गया, बाकी इस जगह पे B हो गया। तो ये एक ट्रांस टाइप का कंपाउंड है और इसका अलग कलर होगा, और एक कंपाउंड हो जाएगा मेरा जिसमें A जो होगा वो अगल बगल में होगा, इस तरीके से होगा A। तो ये एक सिस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिस और ट्रांस क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। आपको देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको बस प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। क्या देखनी है इसमें? बस प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। तो ऐसा वाला कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है। तो पहले वाला देखो, पहले वाले में दिया है COEN होल ट्वाइस और Cl2, फिर दिया है CONH3 होल थ्राइस, ठीक है, फिर दिया है COEN Cl2 और NH3 होल ट्वाइस, फिर दिया है COEN होल थ्राइस। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले वाले को देखो एक एक करके बनाते हैं। ये है CO, ठीक है। तो एक कंपाउंड तो हमारा ये बनेगा, इसकी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, और इसी तरीके से इसकी क्या एक सिस फॉर्म भी बन सकती है। और सिस फॉर्म के लिए हमने देखो, इसमें तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पॉसिबल नहीं है, बट इसी की अगर मैं ट्रांसफॉर्म बनाऊं, सॉरी इसी की अगर मैं सिस फॉर्म बनाऊं तो यहीं पे बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए आपको पता है कि इसमें क्या है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसका मिरर इमेज बनता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो ये तो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट अगर मैं इसकी बात करूं CONH3 होल NH3 होल Cl3, देखो ये भी फैक और मर टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। A और B मान लेते हैं, देखो ये कैसे शो कर सकता है, ये A और B शो कर सकता है। ये ऐसे भी कर सकता है, ये हो गया फैक और ये हो गया हमारा मर, ये हो गया A B और B, ठीक है, दोनों। अब आप इन दोनों में अगर देखेंगे, इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पहले वाले में देखो एक फेस आपको ऐसा मिलता है, एक फेस आपको ऐसा मिलता है। तो इसमें अगर आप क्या करेंगे, सामने से तो खैर नहीं कटेगा, कहां से कटेगा ये, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से आएगी। अच्छा इस वाले में देखते हैं पहले, इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी यहां से। इसका तो सिंपल है, इस वाले में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी यहां से आ रही है, तो क्या होगा, इसका तो कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें,
हाँ, तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि ये एक साइड है और कैसे काटेंगे इसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत ही आसान। इसे अगर मैं एक सीधा इस पहले सपोज देखो, ये मैं इसको यहां से देख रहा हूं, इसको मैं यहां से देख रहा हूं। अब देखो ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, ठीक है। अब आप इसे सीधे यहां से काट दो, ऊपर से पूरा का पूरा काट दो, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये आमने सामने आ रहे हैं, ये भी आमने सामने आ रहे हैं, और ये आधा, मतलब ए लिखा है तो है तो ये स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर आधा कट जाएगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और इस वाले में भी तो है ही, इसमें तो दिख ही रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो इस वाले कंपाउंड में दोनों कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, तो ये कोई भी लिख देता हूं POS एब्सेंट, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ये वाला कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी आप देख लेना, बाकी में देखो ये तो खैर सिस ट्रांस दे सकता है, इसमें भी हम निकाल लेंगे, इसमें भी क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो और अपना आंसर निकालो, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, इसमें से कौन में किस में पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स मिलेंगे, वही बात की ऑप्टिकल आइसोमर हमें देखने हैं, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में तो देखिए, पहले और दूसरे वाले में तो मतलब पहले ऑप्शन में अगर आप देखो ठीक से, पहले वाले में तो देखो तो सारे के सारे तो एक ही टाइप के कंपाउंड है, तब तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, एक ही टाइप के कंपाउंड है, कुछ नहीं बनता। इनफैक्ट ये तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है भी नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ठीक है, ये तो इतनी देर से देख रहे हैं कि इसका जो सिस फॉर्म होगा, इसका जो सिस फॉर्म होगा वही हमें क्या देता है, वही इसका ऑप्टिकल आइसोमर देता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्या देखना है, लास्ट वाले में भी वही केस है, लास्ट वाले में नहीं, इस वाले में भी वही केस है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाँ इसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है CONH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस Cl एग्जिबिट्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन कौन से करेगा। देखो पहली बात तो ये बाहर वाले के साथ अच्छे से एक्सचेंज हो सकता है, बाहर वाले के साथ अच्छे से एक्सचेंज हो सकता है, तो आयनाइजेशन आइसोमर्स तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो आयनाइजेशन तो कंफर्म है, पहले वाले में कोई आयनाइजेशन नहीं है, सेकंड में आयनाइजेशन है, थर्ड में आयनाइजेशन है, फोर्थ में भी आयनाइजेशन है, तो आयनाइजेशन तो कंफर्म्ड है। फिर देखो हमें एक कंपाउंड दे रखा है NO2, अब ये N के साथ से भी अटैच कर सकता है, O के साथ भी अटैच कर सकता है, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कि एम्बिडेंटेट टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो NO2 भी इसमें देगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, अच्छा तो हमें देखना ही नहीं है फर्स्ट वाला लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो लास्ट वाला भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन बी और सी में से देखना है कि एक में ऑप्टिकल है, एक में ज्योमेट्रिकल है। तो देखो भाई CONH3 होल 4 और NO2, तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, सिस ट्रांस देगा, ये तो सिस ट्रांस देगा ही देगा, तो क्या है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अच्छा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो आपका ये सवाल आना चाहिए कि तो ऑप्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि सारे जरूरी नहीं है कि अगर सिस हो तो वो क्या जरूरी नहीं, अगर वो सिस होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही होगा, ठीक है। इट इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है, क्योंकि सेम चीज हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखी। देखो एक बार अगर ट्रांसफॉर्म में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिस फॉर्म में कंफ्यूजन है, तो सिस फॉर्म बना के देख लेते हैं। अच्छा Cl तो ही नहीं, NO2 NH3 और NH3, ठीक है। तो ये कंपाउंड है। अरे भाई अब देखो ये सिस है, बट इजीली आपको इसमें क्या प्लेन दिख रहा है, ये देखो ये प्लेन देखो, एक सीधा प्लेन है जो काट रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने आप ही एब्सेंट हो गई, इसीलिए क्या इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो हमें सिस और ट्रांस के कुछ कंपाउंड्स दिए, तो ट्रांस वाला को तो आप पहले ही हटा दो, ट्रांस वाला को तो आप हटा दीजिए। अच्छा तुमने पहले में सिस को ही हटा दिया, ट्रांस को हटा दीजिए। सिस में देखते हैं, सिस में देखिए PTNH3 होल Cl2, इसमें बना के देख लो, देखो वैसे तो बहुत ईजी है ये रहा सिस, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। इसमें तो ये नहीं ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीधी POS है, इसमें तो POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो एलिमिनेशन से ही आ गया ऑप्शन नंबर 4। फिर भी देख ले, अच्छा ये तो इतनी देर से करी, इसमें बनाना क्या है, इसमें हमारे ट्रांस और सिस बनते हैं, सिस के हमारे क्या इनैंशियोमर बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, 4 बार कर लिया सेम एग्जाम्पल, ठीक है। बड़ा फेवरेट लग रहा है नीट वालों का ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेगा? फिर से वही बात, ठीक है भाई। पहले वाले में देखिए क्या है, पेंटा अमाइन कोबाल्ट। देखो भाई, पेंटा अमाइन कोबाल्ट का मतलब है कोबाल्ट है और उसमें 5 एक जैसे हैं और एक क्या है, अलग है, एक अलग है। तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ जी यार, बीच से काट दो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, इतना सिंपल है ये वाला। तो पहले वाले में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें तो पीओएस प्रेजेंट है। दूसरा वाले में देखिए डाई अमाइन क्लोरिडो, डाई अमाइन अमाइन डाई क्लोरिडो, ये तो अभी देखा था ये वाला कंपाउंड ना, ये एक जैसे थे और ये दोनों एक जैसे थे, तो इसमें भी पीओएस प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले में तो देखो, थर्ड वाला एक ट्रांस कंपाउंड दिख रहा है मुझे, ट्रांस दिखा तो बात खत्म, तो ऑप्शन तो वैसे ही 4 हो गया, ये लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ट्रिस इथाइलिन डायमीन, ये लो, ये हमारा ट्रिस इथाइलिन डायमीन है। तो इसका, हाँ इसका देखो, इसको आप काट नहीं सकते भाई, इसको आप ऐसे काट नहीं सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इनैंशोमर, दिस विल बी इट्स इनैंशोमर। तो देखो कैसे बन गया, दोनों अलग अलग हैं और मिरर इमेजेस हैं, तो इसीलिए क्या है, ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोम, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मान लो कि सिस ट्रांस की बात हो रही है, अगर सिस ट्रांस की बात हो रही है तो मैं सारे के सारे ऑप्शन में देख पा रहा हूं, एटलीस्ट वो मिनिमम A2 और B2 टाइप का तो रहे, या फिर B4 A2 टाइप का तो रहे। यानी कि सिस ट्रांस के लिए मेरे पास दो ये मॉलिक्यूल्स या तो आपस में या तो ऑपोजिट रहे, या तो दो ये ऑपोजिट रहे, या फिर क्या रहे, ये अगल बगल में रहे। तो दो तो होने ही चाहिए ना सिस या फिर ट्रांस बोलने के लिए। आप इसमें ऑप्शन नंबर बी चेक करो, बी, इसमें क्या है MA5 दे रखा है, तो बी तो सिर्फ एक ही है, तो ये तो कैसे ही करेगा हमारा सिस ट्रांस शो, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं नो सिस ट्रांस, कोई सिस ट्रांस ये नहीं करेगा शो, इसीलिए हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम आइसोमर्स, इसमें से कौन सा मैक्सिमम आइसोमर देगा भाई। पहले वाले को अगर देखो, पहला वाला क्या है, पहले वाला तो सिस ट्रांस है, बस हमने इतनी बार कर लिया तो बार बार नहीं करें। पहला वाला सिर्फ सिस ट्रांस देगा, और क्या है, और तो कुछ नहीं देगा। सिस ट्रांस के अलावा कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता। और अगर बाकी ऑप्शन में देखिए, इस वाले को करके देख लेते हैं एक बार, ये वाला हमने करा नहीं है। और ये वाला जो होगा सिस वाले का भी क्या होता है, मिरर इमेज नहीं मिलती है, ठीक है। तो दो ही देगा, दो ही आइसोमर मिलेंगे, NiEn NH3, Ni ये लो En हो गया और ये NH3 के ये बॉन्ड्स हो गए। इसको और किसी तरीके से लिखा जा सकता है नहीं, बस इसका यही तरीका है बस लिखने का, और किसी तरीके से मैं इसे लिख ही नहीं सकता हूं। ये 120 डिग्री पे, सॉरी ये 90 डिग्री पे बेंड है, वहां से भी अगर ऐसे हो जाते नहीं, इसके अलावा इसका कोई तरीका है ही नहीं लिखने का, ठीक है। 180 डिग्री पे तो हो नहीं सकते, 90 डिग्री पे ही होंगे हमेशा बेंड, हाँ। तो बस इसका एक ही तरीका है, तो इसका एक ही आइसोमर है भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। NiCN2, ऑप्शन नंबर सी देखिए, NiC2O4, ये भी क्या है, ये भी एक बाइडेंडेट लिगेंड है और En भी एक बाइडेंडेट लिगेंड है, हाँ। तो ये तो करेगा, ये तो दो आइसोमर करेगा, ये तो एक ये वाला आइसोमर हो गया इसका, और एक ये वाला कौन सा हो गया इसका, एक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हाँ, तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल है, ये वाले इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये देखिए डी, ठीक है, ये है Cr SCN होल ट्वाइस। देखो पहली बात तो SCN से भी रिएक्ट कर सकता है, और ये मतलब S वाली साइड से और N वाली साइड, दो तो ऐसे ही हो गए। ऊपर से मैं क्या करूंगा, ऊपर से इसको थोड़ा सा वेरिएशन दे दो, यानी मान लो कि S यहां से है, ठीक है, मान लो कि ये दोनों ही S वाली साइड है, क्योंकि S दो है ना, तो इसके तो 4 पॉसिबल लग रहे हैं मुझे, दो बार 2S, मतलब अगर SCN है इससे भी हमारा सिस ट्रांस होगा, और NCS है तो इससे भी मेरा सिस ट्रांस होगा, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, टोटल 4 हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी किसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव 4 आइसोमर्स, इसमें से किसके पास 4 आइसोमर होंगे भाई, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले वाले में देखिए COEN होल थ्राइस, इसमें तो इतनी देर से देखा जा रहा है स्टार बनता है, सिर्फ 2 ही पॉसिबल होते हैं। देखो यही वाला केस तो है,
यही एक तरीके से मान लो कि तीनों अगर ईएन होते तो ये दो ही पॉसिबल है, तो इसमें तो दो ही हैं। दूसरा देखिए CO EN होल्ड ट्वाइस और Cl2, फॉलोइंग विल हैव 4 आइसोमर्स। ठीक है, देखिए भाई एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा Cl और Cl, एक इसका ही क्या हो जाएगा, एक इसका ही वो हो जाएगा इनैंशोमर, एक इसका ही इनैंशोमर हो जाएगा। तो 1 2 3 तो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके तो कितने, 3 हो रहे हैं। थर्ड वाले के देखिए, थर्ड वाले के कितने हैं सबको, अब इसको ABC नाम दे दूं, ABC। ठीक है, ABC नाम दे देते हैं। तो CO माना कि AA आमने सामने है, फिर BB और फिर CC, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। फिर देखिए आप इसी पॉसिबिलिटीज को घुमाते रहिए बस, और आपको बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो घुमा के देखो, एक तो चलो ठीक है, एक तो ये हो गया, मैंने लिख दिया एक ये हो गया, बाकी CO इस टाइम पे A अगल बगल हो गए। अच्छा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये करो, हाँ। अब देखिए, अब A को फिर से सामने में ही रखा हुआ है, लेकिन क्या करें, अब B को आमने सामने ले आए और C को भी आमने सामने ले आते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसमें C आमने सामने हो गए और B आमने सामने हो गए, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें। अब क्या करूं, A और A को अगल बगल ले आऊं, अब A और A को अगल बगल ले आऊं, तो देखो अब A और A को अगल बगल मैं ले आया हूं। ठीक है, A और A को अगल बगल लेके आए, तो इसके सामने अब कर देते हैं BB को सामने कर देते हैं और CC को भी अगल बगल कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब A को अगल बगल रख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे B और C का इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हमने BB को 180 डिग्री पे रखा है, अब हम CC को भी क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री पे रख सकते हैं। तो ये तो 4 से ज्यादा आ रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज 4+, 4 से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सारे बनाने की जरूरत नहीं है, 4 से ज्यादा आ रहे हैं, इतना में कंफर्म हो गया। अब एक काम करते हैं, सबको हटाओ, लास्ट वाले को देखते हैं। इसका आंसर वैसे मुझे लास्ट में शायद मिल गया कि लास्ट वाला ही इसका आंसर होगा, बट फिर भी बना के देख लेते हैं। कह रहा है COEN NH3 होल्ड ट्वाइस, CO ये EN हो गया, ये आपका एक मतलब NH3 मान लो, ये ब्लू डॉट को आप NH3 मान सकते हो। ठीक है, और फिर क्या, ये वाला हो गया, ये हो गया Cl2। ठीक है, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। इस टाइप का कोई कंपाउंड, इसके कितने होंगे भाई, एक तो आप इसमें देखिए, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे लग रही है, शायद ऐसे में अगर, या फिर ऐसे में, या फिर ऐसे में काटूं, हाँ अगर ऐसे में ही काटूं, इसको ऐसे में ही काटूं सीधा ही में, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें तो कुछ पॉसिबिलिटीज और है नहीं, बाकी और हो सकती है। हाँ और देखते हैं, ये EN हो गया, अब बोल देते हैं कि Cl क्या है, Cl 180 डिग्री में जो डॉट बना रखे हैं NH3 के, तो इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी और है नहीं। हाँ अब कोई और बन सकता है, बिल्कुल देखिए, CO मैं EN को ऐसे लिख रहा हूँ, Cl को ऐसे लिख रहा हूँ, और NH3 और NH3 को, यानी कि सारे के सारे सिस है। हाँ तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक इसका इनैंशोमर बन जाएगा, एक इसमें इनैंशोमर बन जाएगा इसका, तो टोटल कितने होंगे, टोटल 1 2 3 4 हो गए भाई, टोटल 4 पॉसिबल है, 4 पॉसिबिलिटीज इसमें है। तो हमसे यही पूछा था कि इसमें 4 पॉसिबिलिटीज है, ऑप्शन नंबर डी है जिसमें 4 पॉसिबिलिटीज है हमारी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। देखो भाई इस क्वेश्चन को बार बार आप इतनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देखिए भाई एक तो आपको जो दिखा है वही हो गया, एक बार क्या हो जाएगा, एक बार PT यहां पे आ जाएगा और CU यहां पे आ जाएगा, और एक बार क्या हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है कि कॉपर और NH3 का होल थ्राइस Cl बन सकता है, और क्या PT NH3 उसमें सब्सटीट्यूट होके Cl थ्राइस बन सकता है। दूसरा ये है, मतलब ये तीसरा हो गया, थर्ड हो गया, और एक CU NH3 एक बार और Cl3 एक बार,
ये हो सकता है PT, NH3 होल थ्राइस और Cl। तो ये एक पहले से दे रखी थी और चौथी भी यही रही आपके सामने, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, कितने होंगे भाई, देखो CO, अच्छा एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, A और B नाम दे देते हैं। अब आपको वैसे जनरली आपको पता है Ma3B3 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये दो ही टाइप के दिखाते हैं क्या, फैक एंड मर, फेशियल एंड मेरिडोनियल। देखो कैसे होता है, कैसे होता है वो देख लेते हैं। A जो जहां पे A नहीं लिखा है वहां पे B है ऑब्वियसली, या तो A और A, ठीक है, ये B और B। तो देखो ये एक क्या कर रहे हैं, ये एक फेस बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल का एक फेस बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये फेशियल है, बाकी दूसरा वाला जो है वो मेरिडोनियल है, ठीक है। तो दो ही पॉसिबल है इसमें, फेशियल और मेरिडोनियल। ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर C2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। देखो आपको इसमें NH3 Cl, ये क्या कंपाउंड हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तो आप में इसमें को दो रखेंगे क्या, सिस और ट्रांस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, सिस और ट्रांस दिख जाएंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स एंड विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर या तो सिस ट्रांस या तो फैक्मर दिख जाए, यानी तो Ma3B3 दिख जाए या फिर Ma2B4 या हाँ इस टाइप का कुछ कंपाउंड दिख जाए। तो पहला ही कंपाउंड Ma2B4 टाइप का दिख गया तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बार कर लिया इसलिए फटाफट करवा रहा हूँ। Ma2B4 टाइप का कंपाउंड लिख देता हूँ, Ma2B4 टाइप का कंपाउंड, और Ma2B2 भी मिल जाता तो भी सिस ट्रांस होता है ज्योमेट्रिकल मतलब, और Ma3B3 टाइप का मिल जाए तो भी हमारा क्या फैक्मर हो जाएगा, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, ठीक है। कौन सा दिखाता है भाई, वो दिखाता है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अच्छा तो यही पूछा है क्या, पैलिडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दिस आर, क्या ही मैंने क्या बोला आपको, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो चलो इसी में ही कवर हो गया, डेफिनेशन में ही हमारा क्या होता है एम्बिडेंट। अगर वो पहले अगर इस वाले केस में क्या कर रहा है, ये सल्फर से लिंक दे रहा है, सल्फर से लिंक कर रहा है, दूसरे वाले में वो नाइट्रोजन से लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड्स, हमें दो कंपाउंड्स दिए हैं और दे रिप्रेजेंट, देखो भाई आपको यहां पे एक बार Br है और एक बार Cl है, कंपाउंड को एक बार ठीक से देखें, यहाँ पे Br है लेकिन अंदर कोई Cl नहीं है, मुझे लगा अंदर Cl से वो हो रहा है, और NH3 भी सेम है, SO4 भी अंदर है, दोनों में SO4 और NH3 होल 5 है अंदर है, सिर्फ हमारा कोऑर्डिनेशन के बाहर। देखो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये तो कंपाउंड ही अलग हो गए। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर क्या है उसमें तो कोई आइसोमेरिज्म से मतलब ही नहीं होता, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर कुछ होना चाहिए था ना, या तो ये अंदर वालों के साथ कुछ हो जाता, चेंज हो जाता, अगर अंदर Br होता उसके साथ चेंज हो जाता तब तो हम बोलते कि ये आयनाइजेशन आइसोमेर है, दूसरा टाइप का आयन बन रहा है, पर इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पे Br है यहाँ पे Cl है इनका। तो अच्छा आप ऐसे भी बोल सकते हो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही डिफरेंट है, उसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना आइसोमेरिज्म के लिए, इसके लिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो ये तो कोई आइसोमेरिज्म हुआ ही नहीं, नो आइसोमेरिज्म एट ऑल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल, देखो अगर आपको कहीं पे H2O दिख जाए और वो H2O का आइसोमर, देखो H2O बाहर चले गया बिल्कुल कोऑर्डिनेशन, तो जहां पे H2O दिखे उसे बोल दो आप सॉल्वेट या फिर हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ऑप्शन नंबर B, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। चलिए अब देखते हैं कुछ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स के कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस बिलो। देखिए फटाफट, देखो मैं आपको बताता हूँ फटाफट इन क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, मतलब लॉजिक से। पहले देखो अगर आपको कभी Fe इस तरीके का कंपाउंड दिखा है तो आप इसमें फटाफट से ये लिख दो कि ये Fe+3 है और यानी कि ये D6 कॉम्प्लेक्स है, Fe6 3 यानी कि एक D6 कॉम्प्लेक्स है, और आपको इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिख ही रहा है, तो ये कैसा होगा, ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नहीं एक सेकेंड, Fe+3 है और ये D6 नहीं D5 है,
दिस इज D5। नहीं, मुझे लगा +2 है, बट इट इज +3। तो आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा, एक अनपेयर्ड दिखा तो सीधा जहां भी 1 है, अरे जहां भी 1 है उस पर टिक मार दो, ये हो गया 1.73। देखो दूसरा भी ऐसे करके देखते हैं, फिर आप सारे ऐसे कर देंगे। इसमें देखिए ये भी क्या है, Fe+3 है, यानी कि ये भी एक D5 है, लेकिन इसके साथ एक क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये है 1 2 3 4 5। तो इसके साथ तो जहां पे आपको हाईएस्ट दिख रहा है 5.9 to 5 वाला, ये हो गया बी का फर्स्ट। तो वैसे ही मैच कर लो आप, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ऑप्शन नंबर डी देखो मैच कर गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को फटाफट किया जाता है। अगर आपको वैसे अपनी नॉलेज के लिए देखना है तो देखो आप देखो ये है Fe, ये +2 है। देखो यही वाला जो सी वाला केस, एक बार देखो सी वाला केस, ये Fe+2 है। क्या है ये Fe+2 है, Fe+2 यानी कि D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, एक भी अनपेड नहीं है, तो एक D0, मतलब D0 नहीं, क्या हो जाएगा इसमें, n की वैल्यू 0, यानी कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी का, इसका कौन सा हो जाएगा, सी का हो जाएगा इसका 2, सी का 2, सी का 2। ठीक है, तो आप सारे ऐसे मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए। तो यूरिया रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर ए विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। B when pass through Cu2 plus D प्रूव कर C is formed, what is the formula C of the following। देखो एक एक लाइन करके पढ़ते हैं, क्वेश्चन ऐसे में डिफिकल्ट हो जाता है। यूरिया यानी कि NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हुआ यूरिया। ये बोल रहा है कि इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक कंपाउंड बनाया। तो देखो अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है क्या है, देखो ये यूरिया है, एक्चुअली ये कार्बोनेट बनाता है। क्या, कार्बोनेट बनाता है, बेसिक है नेचर में, ये बेसिक है नेचर में, तो एक कार्बोनेट बनाता है, यानी कि एक NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 पॉजिटिव का टाइप का कंपाउंड बनाता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अमोनियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा केपेबल है, किसमें, ये टूटता है हमारा NH3 में, प्लस किसमें, CO2 में। CO2 तो जहां से निकलना चाहता है वो निकल जाएगा, गैस है, गैसियस वाले प्रोडक्ट तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, तो इसमें ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इससे बोल रहे हैं कि आपने इसके साथ कॉपर+2 डाला, यही बोल रहे हैं, पास थ्रू कॉपर+2 डी ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, तो एक डी ब्लू कलर बना। तो देखो कॉपर की जब NH3 प्लस CO2 प्लस कॉपर मिलाओगे तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो है, सबसे पहले तो कॉपर तो सेंट्रल मेटल है, फिर NH3 होल और 2+। ठीक है, तो कॉपर 2+, यानी कि एक D9 कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, एक D9 कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। वही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है और क्या करता है, वो इसका एक डीप ब्लू कलर देता है। ठीक है, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कौन सा है भाई ये मेटल, ये कॉम्प्लेक्स, ये है CuNH3 होल 4 2+, सॉरी हाँ 2+. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds। तो ये तो आपको theoretical question हो गया भाई, इसमें तो कुछ है भी नहीं कि इसमें आपको देखा जाए। तो देखो सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा CN- का, और गिवन कंपाउंड में सबसे कम किसका, थायोसाइनाइड यानी कि SCN- का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर डी ही है, जहां पे साइनाइड का सबसे ज्यादा है और थायोसाइनाइड का सबसे कम है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस वाले ऑर्डर को अच्छे से याद रखेंगे, HCN- और F- को, इस वाले ऑर्डर को अच्छे से याद रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एसिडिफाइड इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स A इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज B। तो हमें A और B बताना होगा, बस भाई बहुत ही सिंपल। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एक एसिडिफाइड कंडीशन में, तो क्या बनाता है, वो बनाता है AlH2O होल 6 3+ और Cl3 उसके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से इस पे 3+ चार्ज तो मेंटेन होना ही चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये ऑब्वियसली कंपाउंड हमारा आ गया। अच्छा, लेकिन ये बता रहा है कि इसमें sp3 होगा या D2sp3 होगा, sp3 होगा या D2sp3 होगा। देखो अगर आप Al3+ को देखो, Al3+ ये क्या है, ये 2s2 2p6 वाली कंडीशन है, बिल्कुल नोबल गैस कंडीशन को वो अचीव कर चुका है, 1s2 2s2 2p6, यही तो है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास। इसका मतलब इसके आगे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां पे आ जाएंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 3s, ये हो गया हमारा
3p और ये हो गया हमारा 3d। ठीक है, ये हो गया हमारा 3s, दिस इज आर 3p एंड दिस इज आर 3d। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें बस इलेक्ट्रॉन बिठा दो। कितने बिठाने हैं मुझे? 12 इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं, यानी कि H2O के 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये बैठ गए 12 के 12। तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन? ये है sp3d2। इट इज व्हाट? इट इज sp3d2। ऐसा कौन सा है भाई जिसमें ये कंपाउंड है और sp3d2 है? ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल? इनमें से कौन सा स्टेबल स्पीशीज नहीं है? पहला देखा है जर्मेनियम है, दूसरा सिलिकॉन, टिन और एसआई। देखो, टिन और जर्मेनियम तो बड़े कंपाउंड है, लेकिन एसआई तो एक छोटा कंपाउंड है। एसआई का साइज तो थोड़ा छोटा ही है। अब एसआई के साथ आप दो कंपाउंड बना रहा है, एक SiF6 और SiCl6। देखो, एसआई को दोनों को अगर सेम साइज का बनाऊं तो ये सपोज एसआई है। ठीक है, दोनों में सेम ही एसआई है लगभग। अब देखो, आप इसमें दो छोटे छोटे, अब आप इसमें 6F ऐड कर रहे हैं, तो ये लीजिए आपने इसमें 6F ऐड कर दी। F का साइज भी छोटा ही है, तो ये आपने 1 2 3 4, तो देखो इसमें आपने ये 6F ऐड कर दी। F का साइज तो छोटा था। अब आप इसमें 6Cl ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि Cl का साइज तो क्या होता है? Cl का साइज तो बड़ा होता है। बड़ा साइज वाला क्या करेगा? बड़ी जगह लेगा। इसने इतना साइज लिया, ठीक है। देखो, Cl ने और साइज लिया, यहां से Cl ने और साइज लिया। तो SiCl4 तक तो ठीक था। SiCl के लिए यहाँ पे तो इनके लिए जगह ही नहीं बची, 2 और आने हैं ना, ये तो जगह ही नहीं बची कि यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ ही नहीं पाते। तो ये वाला कंपाउंड क्या है? बन ही नहीं पाता है। SiCl6 तो बन ही नहीं पाएगा। इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन है स्मॉल साइज ऑफ Cl तो ठीक है, एंड लार्ज Cl नहीं, Si, स्मॉल साइज ऑफ Si एंड कंपेरेटिवली लार्ज साइज ऑफ Cl, एंड कंपेरेटिवली लार्ज साइज ऑफ Cl का लार्ज साइज और क्या Si का स्मॉल साइज, इसका रीजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा था CFAC ऑफ, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डेल ओ की वैल्यू मुझे दे रखी है। एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की मुझे डेल ओ दे रखी है। कितनी है? ये है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कह रहा है कि एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड की CFAC बता दीजिए। तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O, यानी कि 4/9 of 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन ना सिर्फ नीट में आ रखा है, ये एक गेट का भी क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, सी भी नहीं है भाई, 8,000। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम? हमें कंपाउंड देखा बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, इसका करेक्ट वो बताना है हमें। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि T2G के केस में देखो कैसे करते हैं फटाफट। वैसे मैंने आपको एक हिंट दी थी। पहली बात, ये FeCN6 4- टाइप का कंपाउंड है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखो आपको पता चल गया, वैसे +2 है, पर निकाल के देखो x + -4 इक्वल्स -6 इक्वल्स टू -4, यानी कि x की वैल्यू +2, यानी कि ये Fe+2 है। क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज Fe+2। Fe+2 बोले तो एक D6 टाइप का कंपाउंड, D6 कंपाउंड है, और हमारे पास Cn है, और एक उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो देखो कैसा है ये कंपाउंड। ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, ऐसे स्प्लिटिंग दिखाएगा, और एक क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और D6। देखो 1 2 3 4 5 6। आपको क्या नजर आया इससे? आपको ये नजर आया कि ये T2G6 है और Ag0 है। इट इज T2G6 एंड Ag0। ऑलराइट, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आयरन कार्बोनिल एक कैसा कंपाउंड है? होमोन्यूक्लियर। देखो इसका ये मतलब है, देखो जितने इसमें आपको
सेंटर्स दिखेंगे, इसमें ओनली वन मेटल सेंटर है ना, ओनली वन मेटल सेंटर, ठीक है, सेंट्रल मेटल सेंटर लिख दो, सेंट्रल मेटल सेंटर इसमें एक है, तो ऑब्वियसली एक ये मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड है। कैसा है? एक मोनोन्यूक्लियर है, एक ही सेंट्रल मेटल एटम है इसमें, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो चुका है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज और आर। देखो मैं आपको यहाँ पे 3 केसेस बता देता हूँ, उसमें आपको बार बार कंफ्यूजन होने की जरूरत है ही नहीं। देखो सबसे पहले एक केस मैं आपको बताता हूँ NiCl4 का, NiCl4 का, इसमें Ni+2 में है, ये एक D8 कॉन्फ़िगरेशन में है, ये पैरामैग्नेटिक है और ये sp3 है, ठीक है। Ni+2 है, D8 है, पैरामैग्नेटिक है और sp3 है। Ni होता है, D8 होता है, तो Cl एक स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसकी पेयरिंग तो नहीं करवा पाता है, ठीक है। क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करवा पाता है तो क्या हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि +2 में है तो s में तो कुछ है नहीं, तो Cl किस में आते हैं, s और p में आते हैं, तो sp3 हो जाता है। तो NiCO4 का देखते हैं, इसमें Ni 0 कॉन्फ़िगरेशन में है, 0 यानी कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो ये एक D8 के साथ 3D8 के साथ 4s2 कॉन्फ़िगरेशन भी रहती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, 3D10 में कन्वर्ट हो जाती है, जब 4s2 वाला इसके साथ पेयर हो जाता है 3D10 में। क्योंकि ये 3D10 में कन्वर्ट हो जाती है तो ये एक डायामैग्नेटिक सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि सबके सब पेयर्ड है तो एक डायमैग्नेटिक सिचुएशन बन जाती है। और जब ये डायमैग्नेटिक बन जाती है तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी sp3 हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं जिसका नाम है NiCN4 2- की, क्योंकि ये कंपास के ऊपर 2- से चार्ज आता है, तो ये क्या था, ये भी Ni+2 वाली होती है, ये भी 3D8 वाली सिचुएशन है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी पूरी की पूरी पेयरिंग हो जाती है, तो ये भी एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड बनता है। कैसा? एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड बनता है। क्योंकि ये डायमैग्नेटिक बन जाता है तो एक स्पेस किसमें, डी में एक, तो ये 3D8 पूरा का पूरा मतलब भर जाता है, पेयरिंग हो जाती है, तो इसमें एक स्पेस खाली होता है, तो ये एक DsP2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। कैसी? DsP2 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको कौन सा वाला केस पूछा है, देखो 3 ही केस बनता है इसमें ज़्यादातर, तो आपको पूछा है टेट्राहेड्रल में NiCO4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पूछा है NiCO4, तो एक ये sp3 है और डायमैग्नेटिक है, तो sp3 है यानी कि क्या, टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो आपको कुछ देख रिथोनिसिन, फेरोसिन, कार्बन, क्या लिखा है, कोबाल्टोसिन, जहां पे भी सीन आ जाए वहां पे वो एल्कीन ही होता है, यानी कि डबल बॉन्ड ही होता है। और आपको वैसे भी ग्रिग्नार्ड रीजन का तो स्ट्रक्चर पता है, इट इज RMgX। अब RMgX लिखा है तो कहाँ आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अगर डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो यानी कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। बाकी जितने भी सीन वाले होते हैं वो तो क्या होता है, एल्कीन से ही आप बोल सकते हो कि वो सीन है, ठीक है, ईन है ना लास्ट में, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें बताना है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। हमें क्या देखना है, कुल मिला के आप ये देखो कि E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा O होता है, E is directly proportional to delta O and E is equals to hc by lambda, तो यानी कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी होता है, तो इसका मतलब डेल O जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा तो होगा ही होगा। अब एक काम करूं, मैं डेल O का ऑर्डर देख लूं। अब डेल O का वही ऑर्डर है जो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अमंग द गिवन हमें इथाइलिन डाइमीन दिया है, NH3 दिया है, H2 दिया है, तो आपको पता है डेल इसमें क्या है, H2 हमारा वीकेस्ट है, ठीक है, H2O हमारा वीकेस्ट है, उससे स्ट्रॉन्ग क्या है हमारे पास, NH3 है, और उससे स्ट्रॉन्ग हमारे पास EN है, ठीक है। तो ये आपका क्या स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, तो लैम्डा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लैम्डा का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, लैम्डा हमारा EN का सबसे कम रहेगा, फिर NH3 का, फिर H2O का। तो हमें पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर लैम्डा का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें H2O बिल्कुल लास्ट में है, NH3 बीच में है और EN सबसे पहले है, पहला ही मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड का नाम है MnCN6 3-। अब आप इस कंपाउंड को ठीक से देखेंगे आपको ये दिखाई देगा Mn+3 कॉन्फ़िगरेशन, Mn+3 यानी कि Mn+, वैसे तो Mn जनरली D5 होता है, D5 4s2, अब आपने +2 होता तो D5 ही होता, अब +3 है, तो यानी कि एक D4 कॉन्फ़िगरेशन है।
और CN एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ कंपाउंड इस तरीके का दिखाई देगा, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन देखो, D2 हमें CN6 निकालना है, D2S P1 P2 P3, तो ये हो गया मेरा D2sp3। और D2sp3 क्या होता है, ये तो ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है D2sp3। तो D2sp3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, D2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल आर द करेक्ट आंसर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ होगी। तो देखो एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन एक्चुअली बैक बॉन्डिंग का है। बैक बॉन्डिंग का एक केस बताऊं, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो क्या है, उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बैक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो आपको एक बात तो यहां से पता चल चुकी है कि ये जो है FeCO4 में ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि CO बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा। देखिए अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, कोई भी मेटल है और इसमें C ट्रिपल बॉन्ड O का एक लिगेंड लगा हुआ है, तो देखो अगर ये बैक बॉन्डिंग अच्छी करता है, यानी कि इसमें ध्यान दो, ये इसका सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं कि अच्छी बैक बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि पहले कार्बन ने से कुछ बॉन्ड दिए थे, अब ये अच्छी बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लेकिन कार्बन मान लेते हैं पहले ये 1 था, अब ये 1.5 था, यहां पे ये 3 था, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। कार्बन के बॉन्ड कितने, 4 बॉन्ड हो सकते हैं, माने कि ये 3 बॉन्ड थे, ये 1 बॉन्ड था, अब ये 1.5 हो रहा है, तो यहां से इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि 5 वैलेंसी तो नहीं दिखती, इसको कितना 2.5 होना पड़ेगा। तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर किसका, बॉन्ड ऑर्डर CO का डिक्रीज हुआ है। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ CO की इंक्रीज हुई है। पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है। इसका मतलब जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा CO की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसे करा था कि इसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा है। मैं यहां पे लिख देता हूं मोर बैक बॉन्डिंग, मोर CO बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मोर CO बॉन्ड लेंथ या फिर लेस बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रू। ये क्या कंपाउंड है पहले देखो, ये एक CO+3 यानी कि एक D6 कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड है। इस D6 के साथ ही साथ CN है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड भी हमें गिवन है ऑटोमेटिकली, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है और D6 है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि T2J6 है। ये एक लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्टाहेड्रल तो ये है ही है, एक लो स्पिन है और क्या है, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि क्या ऊपर से क्या D2sp3 होगा, इनफैक्ट क्या होगा D2sp3, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। पहले में बोल रहा है इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी अ लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। ये बात भी ठीक है कि लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है, तो यही आंसर इसका ठीक हो गया। आगे वैसे पढ़ लो, वैसे तो जरूरत नहीं है, पढ़ लेते हैं क्या। हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बात तो यही खत्म हो गई। आगे बढ़ो, कह रहा है कि हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, खत्म। हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी अ हाई स्पिन, नहीं हाई स्पिन नहीं होगा भाई, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा भाई। देखो भाई, ये एक Ni+2 कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो मैं इस केस को डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। Ni+2 है और ये क्या है, यानी कि ये एक D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 तो है, और ये क्या है, D8 एक पेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये DSP2 हो जाएगा, क्या DSP2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। मैंने ये सेम क्वेश्चन, जो बच्चा यहीं से देख रहा है डायरेक्ट, मैंने 5 क्वेश्चन पहले मैंने Ni के सारे केसेस डिस्कस किए भाई, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, DSP2 ऑप्शन नंबर ए। वैसे मुझे लगता नहीं इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शो 0 CFS दिखाएगा, क्या
जीरो CFSE दिखाएगा। देखो भाई किसी भी कंपाउंड के जीरो CFSE कब होगी, देखिए या तो सबसे पहला केस, या तो उसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, सॉरी जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन ही जीरो हो, उसके डी में जीरो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो CFSE कहां से होगी। दूसरा कि वो एक D10 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10 है, यानी कि सब फुलफिल्ड ही है, तो D10 है बिल्कुल, ऊपर वालों ने नीचे वालों को माइनस कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी है एक D5 की कॉन्फ़िगरेशन और एक वीक फील्ड लिगेंड की कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि D5 हो और वीक फील्ड लिगेंड हो, यानी कि कैसी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सिमेट्रिकल वाली कॉन्फ़िगरेशन। तो तीन ही केस हैं जहां पे हमारी जीरो CFSE आ सकती है। तो देखो एक बार आपको बस मैच करना है, ये तो मेरा Mn3+, मैंगनीज D4 होता है, तो ये D5 होता है, वैसे ये D4 हो गया, तो ये तो कुछ भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। FeH2O3+, ये एक D5 है और एक वीक फील्ड लिगेंड है, क्या ये मैच कर रहा है अपनी कंडीशन से, D5 वीक फील्ड लिगेंड, हाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी और भी देख लेते हैं, कहीं MSQ ना हो जाए। CO यानी कि ये तो CO2+, ये तो एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको तो आगे देखना ही नहीं है। COH2 ये एक एक सेकेंड, COD6 नहीं, CO एक D7 कॉन्फ़िगरेशन है, CO3+ एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आगे नहीं देखना है, दोनों को नहीं देखना है वैसे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 1.73 एंड विल बी शोन बाय द अमंग फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अगर आपको, देखो वैसे आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हो, म्यूज इक्वल्स टू अंडर द रूट n इंटू n+2 से निकाल लो, तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कुल मिला के n की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलनी चाहिए। लेकिन जो तेज बच्चे हैं जिन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, उनको पता है कि जब भी हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो आंसर इसका 1.73 ही आता है, तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है। अगर 1 1 दिख रहा है तो 1 डाल दो, सीधा सिंपल सी बात है। ठीक है, 1.7 यानी कि n की वैल्यू 1 आ गई, तो कुल मिला के हमें क्या देखना है, हमें देखना है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है, हमें देखना है किसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पहला ही केस देखिए, ऑप्शन नंबर ए, कॉपर यानी कि 2+ दिया है, कॉपर 2+ यानी कि एक D9 कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी बिल्कुल, D9 कॉन्फ़िगरेशन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, तो इसका यही करेक्ट आंसर हो चुका है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो दूसरे मुझे Ti+4 यानी कि एक D0 कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है। ठीक है, दूसरे वाले में Ni, ये एक D8 है, ये भले ही एक D8 है लेकिन ऑल पेयर्ड, NiCN2 का केस हमने कितनी बार डिस्कस कर दिया है, तो इसमें ऑल पेयर्ड है, तो इसमें कोई भी हमें पेयरिंग नहीं मिलती, तो सारी की सारी पेयरिंग मिलती है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं मिलता है। COCl6 ये एक क्या है, CO6, ये तो D7 कॉन्फ़िगरेशन है, D7 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑब्वियसली ये तो इवन है भी नहीं, तो D7 तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये क्या हो जाए, पैरामैग्नेटिक, ओ सॉरी डायमैग्नेटिक हो जाए। ठीक है, इसमें तो हाँ डायमैग्नेटिक तो कभी हो ही नहीं सकता, तो हमें तो वैसे भी पैरामैग्नेटिक पूछा है, कितना होगा देखो देख लेते हैं एक बार यार, D7 और क्या है इसमें Cl6 यानी कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें तो सिर्फ एक चाहिए था, वो तो ऑप्शन नंबर ए में ही छुपा हुआ है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बताना है हमें, और क्या है पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल भी होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। पहला देखते हैं NiNH3 2+, यानी कि एक ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं, NiNH3 2+, यानी कि एक ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है और एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो यानी कि नो पेयरिंग, नो पेयरिंग है, तो ठीक है, ये वाली बात तो ठीक होगी कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो किस तरीके से होगा ये D8, ये रहा 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो भाई अब कितने आने हैं मेरे पास, 6 आने हैं, 6 आने हैं, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या है, ये है sp3d2, D2 बाहर की साइड है, D2 बाहर की साइड है, तो क्या है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डबल OC है ये आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि D अगर D पहले आता तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D बाहर है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो पैरामैग्नेटिक भी है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है, पैरामैग्नेटिक भी है और आउटर ऑर्बिटल, तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही
ट्रू हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली ट्रू आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है भाई नेचर में। ठीक है, इतनी बार कर चुके हैं, ये तो पहला ही मुझे नजर आया, पहला वाला ही भाई डायमैग्नेटिक है, पहला वाला ही डायमैग्नेटिक है। देख लो भाई, ये ठीक से देखो। अब ये है ना, इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, देखो इसे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। ये रहा, यही कॉन्फ़िगरेशन है। बस क्या है, 3D8 है ये भी, बट इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो ये क्या होता है, ये पेयरिंग ऐसे कर लेता है, ये पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आप ही डायमैग्नेटिक हो गया। फिर क्या है यहाँ पे 1 2 3, ये आ जाएगा मेरा DsP2, ऐसे आ जाता है DsP2। ठीक है, चलो तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन है और D4 है, तो पहले यही बना देते हैं। 1 2 3 4 5, D4 है, 1 2 3। अब बोलो उसने हाई स्पिन, तो ये ऊपर चला गया अपने यहाँ पे, ये हो गया हमारा हाई स्पिन। ठीक है, तो इसका डेलो कितना होगा, इसका डेलो होगा कि -0.6, ये तो ऊपर वाले के लिए +0.6, और नीचे वालों के लिए माइनस, यानी कि +-0.4 इंटू 3 हो गया +0.6 -1.2 डेलो, यानी कि -0.6 डेल ओ, -0.6 डेलो विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो एब्जॉर्ब भी करता है लाइट, वो पैरामैग्नेटिज्म भी दिखाता है, सब कुछ कर देता है वो। ठीक है, लेकिन अगर वो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, तो डायमैग्नेटिक भी होता है, कुछ स्पेक्ट्राज नहीं दिखाता, कुछ कलर नहीं दिखाता। ठीक है, तो इस तरीके का कंपाउंड होता है वो। तो हमें बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखना है कि नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक तरीके से देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। हमें चाहिए कि ना हो, हमें चाहिए कि ना हो, तभी वो क्या करेगा, लाइट नहीं दिखाएगा। पहला ही कंपाउंड देखिए आपका क्या है, ये एक D8 है, और इतनी बार कर चुके हैं, अभी करा था। ये देखो, ये रहा वो केस। ठीक है, इसमें सारे के सारे पेयर्ड है, तो कुछ भी पेयर्ड नहीं है इसमें तो 0 अनपेयर्ड है, 0 अनपेयर्ड है। क्योंकि 0 अनपेयर्ड है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है जो कि कुछ ट्रांजिशन करे। दूसरे वाले भी बाकी अब क्या देखने में से एक हो गया, पर चलो आप लोग इंसिस्ट करते हैं तो CrNH3 होल 6 3+, तो ये क्या है, ये एक D3 कॉम्प्लेक्स है, D3 कॉम्प्लेक्स है, तीनों ही अनपेयर्ड है, कुछ भी दिखा देगा। अगला देखिए ये Fe, ये हमारा एक D6 कॉम्प्लेक्स है, D6 कॉम्प्लेक्स है तो अनपेयर्ड तो होगा ही, और ऊपर से वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। D6 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो सारे पेयर्ड होते हैं, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर्ड नहीं होंगे। ये एक D8 कॉम्प्लेक्स है और वीक फील्ड लिगेंड है। देखो पहला वाला भी हमारा, वैसे देखा जाए तो पहला वाला भी D8 ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाती है, लेकिन ये D8 है पर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कलरलेस स्पीशीज। हमें देखनी है कलरलेस स्पीशीज, यानी कि हमें देखने हैं या तो देखो, या तो सारे के सारे उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें हो ही ना, या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें हो ही जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। पेयर्ड का मतलब ऐसे D10 भी हो गया, मतलब D10 भी पेयर्ड ही कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी और भी चलेगी कोई। तो देखो पहला देखो Ti, पहले वाले ऑप्शन में देख, एक काम करते हैं, देखो TiF6 2-, तो Ti यानी कि Ti अगर +4 में है तो ये तो D0 कॉम्प्लेक्स है, Ti अगर +4 में तो D0 कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बचा पेयरिंग अनपेयरिंग का। ठीक है, तो ये तो 0 ही होगा। एक और दे रखा है मुझे COF6 3-, तो ये तो CO+3 यानी कि एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो ये तो कुछ ना कुछ दिखाएगा। नेक्स्ट दे रखा है मुझे Cu2Cl2, ये Cu+1 यानी कि एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें भी मुझे
कोई कलर नहीं दिखेगा, इट विल ऑल्सो बी कलरलेस। तो इसका आंसर तो मुझे वैसे मिल गया है, जहाँ पे Ti+4 हो और Cu+1 हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा, यस तीसरा ही है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और NiCl वाला 4 तो नहीं होगा, क्योंकि NiCl4 एक D8 कॉन्फ़िगरेशन है और एक वीक फील्ड लिगेंड वाली कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। इनमें से कौन सा विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? बस हमें ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पहला वाला दिख रहा है ScH2 मतलब Sc3+, Sc स्कैंडिनियम 3+, तो ये तो एक D0 कॉन्फ़िगरेशन है, एक D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे क्या ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दूसरा देखिए TiEn, ये एक Ti+4 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी एक D0 कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं, कोई कलर नहीं। CrNH3 होल 4, ये क्या है? NH3 होल 6 3-, कुल मिला के Cr3+ है, यानी कि एक D4 कॉन्फ़िगरेशन है। D4 कॉन्फ़िगरेशन तो किसी कीमत में, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ये तो क्या अनपेयर्ड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, एक तो अनपेयर्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो एक बार ये वाला भी देख लो, Zn2+, ये तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है। अब फर्क नहीं पड़ता है कि वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये तो हमेशा पेयर्ड ही रहेगा, तो ये तो हमेशा कलरलेस ही है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ का मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम। देखो भाई, डेल ओ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लिगेंड के स्ट्रेंथ के, मतलब जितनी लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, यानी कि डेल ओ होगी जितनी लिगेंड स्ट्रेंथ होगी। इन सब में कोबाल्ट इज कॉमन, कोबाल्ट इज कॉमन, तो हमें क्या देखना है? सिर्फ लिगेंड देखना है, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है। H2O तो एक वीक फील्ड लिगेंड है, Cn एक स्ट्रॉन्ग है, NH3 मीडियम है, C2O4 भी स्ट्रॉन्ग है, इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? Cn। Cn तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ढूंढना है भाई, यानी कि सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर का क्या मतलब है? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको ढूंढने हैं, ठीक है भाई। तो आइए ढूंढते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए भाई, पहले में है ग्लाइसिन, न्यूट्रल लिगेंड, कोई दिक्कत नहीं, OH-1 बोल सकते हैं, तो ये -2 हुआ, तो ये हो गया x -2 = +1, तो x की वैल्यू आ गई +3। तो V+3 क्या है? V+3 है एक D2 कॉम्प्लेक्स, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होने वाला है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 2 ही होंगे। अगला देखिए, कहता है FeNpy NH3, सारे के सारे न्यूट्रल हैं, तो Fe2+ है ये, तो Fe2+ है, तो ये एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है? एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें En भी है, Py भी है, NH3 सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये तो सारे के सारे पेयर्ड हो गए, तो इसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 0 अनपेयर्ड लिख देता हूं, इसमें तो 0 अनपेयर्ड है भाई, तो ये तो मिनिमम शो करेगा, ये तो कोई पैरामीटर शो करेगा ही नहीं। अगला देखें, कह रहा है, यहां पे कर देता हूं COOH होल ट्वाइस, तो ये हो गया CO+3 कॉम्प्लेक्स हो गया। नहीं, OX भी तो है, OX भी तो है, चलो CO को X मान लो, CO को X मान लो। OX क्या है? ऑक्सिलेट, यानी कि -2 है, -2 नहीं सॉरी -1, ऑक्सिलेट टू -1, -1 × 2 प्लस -1 × 2 बराबर -1। X की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगी +5, ठीक है, कितनी? +5। तो CO+5 है, यानी कि एक CO+2 होता है D7 कॉन्फ़िगरेशन, D7 +3 पे आई D5 +4 पे आई D4, नहीं, CO+2 होता है D7, तो लिख लेते हैं, कंफ्यूज क्यों होना है। CO+2 होता है हमारा D7 कॉन्फ़िगरेशन, तो CO+3 हो जाएगा हमारा D6, तो CO+4 हो जाएगा हमारा D5, और CO+3 हो जाएगा हमारा D7।
4 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या है एक्चुअली, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दिस इज आर D4 कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये अब एक D4 कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें OH है और OX, यानी कि दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये तो कोई पेयरिंग करेंगे ही नहीं। 1 2 3 और ये 4, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी तक मैक्सिमम यही चल रहा है भाई। लास्ट वाला देखिए, कह रहा है TiNH3 होल 6 और 3+, यानी कि Ti+3 है, तो ये तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें तो एक ही अनपेयर्ड रहेगा। तो हमने ऑर्डर भी निकाल लिया, हमें पता भी चल गया मैक्सिमम किसमें, ये 4 वाला मैक्सिमम है। ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे चले। चलिए, कहता है हमें कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, अब कंपाउंड पढ़ा नहीं जा रहा है। हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जो लोग इसको म्यू इज इक्वल्स टू एन अंडर रूट एन इंटू n+2 से निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, पर जो लोग तेज हैं उन्होंने देखा, उन्होंने पहले लेटर देखा, उन्होंने बोल दिया n की वैल्यू 3 है, बात खत्म। n की वैल्यू 3 है, बात खत्म, इतना ही। द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रोमियम इज, अगर n की वैल्यू 3 है और हमें क्रोमियम दे रखा है, यानी कि क्रोमियम क्या है यहाँ पे क्रोमियम एक D3 कॉम्प्लेक्स है। क्रोमियम D3 तब होता है जब क्रोमियम कितना होता है, 3 पॉजिटिव होता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव में भी है, D3 में भी है। और अगर D3 है तो वो क्या है, वो DXY, DYZ और DZX है। ठीक है, क्या है, DXY, DYZ और DZX है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या, DXY, DYZ, DZX, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या है, एक IOC है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एज वेल एज क्या है, डायमैग्नेटिक। क्या है भाई, डायमैग्नेटिक है। तो सारे के सारे देखने पड़ेंगे फिर से, लेकिन फटाफट देखेंगे। पहला वाला तो D10 है, D10 है और क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला देखिए, एक CrNH3 होल 6, ये क्या है, ये एक D4 कॉम्प्लेक्स है, D4 कॉम्प्लेक्स है। और अच्छा डायमैग्नेटिक बोला है ना, D4 तो कभी डायमैग्नेटिक होता ही नहीं है, ये तो बात खत्म, यहाँ पे बात खत्म, D4 कभी डायमैग्नेटिक होता ही नहीं है। अगला देखिए, CONH3 होल 6, हाँ ये हो सकता है, ये हो गया D6 और NH3 वैसे वीक की तरह करता है, पर CO+3 में क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। तो डायमैग्नेटिक तो है, डायमैग्नेटिक तो है। और देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि D2 ये sp3, तो ये D2 sp3 है, तो एक क्या है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसका ही करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर दूसरा वाला देखें, दूसरा वाले में क्या प्रॉब्लम है, दूसरे मतलब लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, NiNH3 होल 6, ये तो D8 कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से क्या है, पैरामैग्नेटिक है, कोई ये पेयरिंग करवाएगा भी नहीं, तो ये D8 है और पैरामैग्नेटिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ फॉल्स ऑप्शन, गलत है। अगला देखें, कह रहा है अमंग दीज 3 कॉम्प्लेक्सेस, ओह ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बहुत ही ईजी है। देखो भाई, NiCO होल 4, तो ये तो हमें पता था, ये sp3 है, ठीक है। बट अब मैंने ये क्वेश्चन, जिसको जो यहीं से देखना स्टार्ट कर रहा है वो कम से कम 20 क्वेश्चन पीछे जाए, मैंने सेम टू सेम एनालिसिस पहले मैं कर चुका हूं, आपने भी देख लिया होगा। जो क्वेश्चन आया था NiCO होल 4 का ही वो क्वेश्चन था, ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में देखो मैंने अच्छे से बता रखा है, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं NiCN होल 4 2 माइनस, ये क्या होता है, ये होता है हमारा D2 sp3 होता है, और NiCl4 होता है हमारा sp3। हमें क्या से पूछा है, ये sp3 dsp2 और sp3, sp3 dsp2 sp3, ऑप्शन नंबर बी sp3 dsp2 और sp3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर H2 एज अ वीक लिगेंड इन द फॉलोइंग, वीक ही होता है वैसे तो, इस वाले कॉम्प्लेक्स में बताने की जरूरत थी नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें बताना है, क्या Mn2+ एक कैसा है, एक D5 कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है, और हमें दे रखा है कि H2 है, यानी कि एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो कैसा होगा भाई, देखो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5, तो इसमें N की वैल्यू कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 5 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेटल कार्बन बॉन्ड, किसमें नहीं होगा। देखो पहला ही ऑप्शन देखो, ये होता है हमारा OET, ये भी हमारा OET है, ये भी हमारा OET है,
तो मेटल और कार्बन का कहाँ बॉन्ड है, एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड है ये तो इसका ऑप्शन तो पहला वाला ही ठीक हो गया। दूसरे में देखिए, दूसरा है CH3CH2 और MgBr, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आपको इसमें क्या है, देखो पीटी में एक लिगेंड कुछ इस तरीके का है ना, तो इसमें क्या है, मेटल कार्बन बॉन्ड में भी दिखाई दे रहा है। NiCO4 में भी भाई, NiCO4 में भी इस टाइप का बॉन्ड हमें दिखाई देगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑलराइट, चलिए बेटा अगला देखिए, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, देखो भाई जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसकी जो आंसर की में इसका आंसर आया था वो उसने ये कहा था कि क्योंकि ये स्यूडो हैलाइड होता है, क्योंकि ये स्यूडो हैलाइड होता है। अब जो करंट एनसीईआरटी में इसका कुछ जिक्र है नहीं, बट एक्चुअली में अगर आप इसे पढ़ोगे तो क्योंकि ये एक जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर होते हैं। तो इसमें वैसे आंसर इसका एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीशीज होना चाहिए था, बट जो हमें ऑफिशियली दिया गया था वो स्यूडो हैलाइड दिया था, और उसके आगे रीजनिंग भी यही थी। अब जो रीजनिंग हमें मिलती है वो ये है कि क्योंकि वो स्यूडो हैलाइड है तो वो एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो मतलब उसकी ये इसकी रीजनिंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है, बट जो हमें आंसर दिया था उसके हिसाब से चलेंगे, स्यूडो हैलाइड ये हमें आंसर की में मिला था। चलिए नेक्स्ट, कहता है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। देखो जहां पे भी आपको ईटा लिखा हुआ हो, जहां पे भी आपको ईटा लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या, इसकी डेंसिटी वेरी करती है, वो डबल बॉन्ड के चक्कर में ही करती है कि 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, इस तरीके से। ठीक है, बट आपको यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा, ये लास्ट वाला कंपाउंड देखो, इसमें तो आपको पता ही चल गया, तो मिथाइल है ना यार, ये तो मिथाइल है, इसमें तो क्या ही डबल बॉन्ड है, इसमें तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो पाई बॉन्ड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मिथाइल में। ठीक है, चलो अगला देखो, कहता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स, हमें इस वाले कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो ये एक CO+3 कॉन्फ़िगरेशन है, CO+3 यानी कि एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और फ्लोरीन है तो एक वीक फील्ड लीगेंड है। क्या है, एक वीक फील्ड लीगेंड है। तो देखो CO+3 में वीक फील्ड लिगेंड कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने मिले, 4 अनपेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट, N = 4। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए कह रहे हैं अमंग एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, और इसका ठीक है फालतू की बातें, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्यों दे रहा हूं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक विद द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा, नीचे ऑप्शंस में से मुझे लगा इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शंस में से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। देखो CO तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो CR किस में है, ये तो CR अभी भी क्या है, एक D4 कॉन्फ़िगरेशन ही है, 3D4 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन ही है। थ्री डी फोर 4s2, हाँ देखो क्योंकि 3D4 4s2 है, अब क्या करेगी ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये S2। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, तो सबकी पेयरिंग करवा देगा ना, वो तो बोलेगा चलो बेटा आप पेयर हो जाओ, ये पेयर हो गए, आप भी पेयर हो जाओ, ये पेयर हो गए, और आप दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये शिफ्ट भी हो गए, तो सारे के सारे पेयर्ड हो गए, सारे के सारे पेयर्ड हो गए। तो D2sp3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है, D2sp3, हाँ ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बन जाएगा, सारी की सारी पेयरिंग हो जाएगी। तो इसमें तो 0 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है भाई। दूसरे में देखो FeCO4, ये भी उसी तरीके का, इसमें भी क्या है, ये 3D6 4s2 है, ये भी 3D6 4s2 है, इसमें भी सेम, जैसे इसमें क्या है उसमें भी सेम हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। आगे बढ़ो, FeCN होल 5 होल 6 होगा, ये FeCN होल 6, तो ये Fe+2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये Fe+2 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी, दिक्कत की बात है ही नहीं। आखिरी देखते हैं CrNH3 होल 6, यानी कि एक ये D4 कॉम्प्लेक्स है, एक D4 कॉम्प्लेक्स है, और D4 कॉम्प्लेक्स की आप पेयरिंग करवाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर पेयरिंग हो भी जाती है, देखो ना, अब पेयरिंग करवाओ नहीं करवाओ, वैसे तो इसमें पेयरिंग नहीं होनी है। अच्छा NH3 है ना, पेयरिंग तो हो जाएगी, इसमें पेयरिंग हो गई है, तो फिर क्या है, अभी भी 2 ही हैं,
उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं भी होती अगर पेयरिंग तो भी अनपेयर्ड ही रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है भाई इसमें। C2O4 ये भाई एक बाइडेंडेड लिगेंड होता है। क्या होता है? एक बाइडेंडेड लिगेंड होता है। तो देखो कैसे करेंगे बाइडेंडेड, इसकी डेंटिसिटी कैसे देखते हैं? Ni इस तरीके से इसकी डेंटिसिटी होती है। अब जैसे ऐसे है तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगी, जो भी बना लो। तो कोऑर्डिनेशन आपको कितना नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, अगला देखिए कह रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला देखिए NiCO4, इतनी बार दिख दिया कि ये एक टेट्राहेड्रल होता है और पैरा नहीं भाई साहब, डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड होता है, बहुत बार देख लिया है, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो गया, पहला ही हमारा इनकरेक्ट है। बाकी सारे इसके अंदर करेक्ट लिखे होंगे। ये क्या NiCN एक स्क्वायर प्लेनर है और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पेयरिंग हो जाती है। टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल ठीक। टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक है Cl4, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड? इस बोथ, मतलब उसमें दोनों होंगे, सिग्मा एंड पाई बोथ होंगे, बोथ दोनों के दोनों होंगे। उसमें क्या दोनों टाइप के कंपाउंड्स होंगे। तो देखो पहले वाले में तो सी, ये तो सिर्फ पाई वाले लग रहे हैं मुझे। पहले वाले में तो सिर्फ पाई बॉन्डेड है, क्योंकि ईटा 6 है तो सिर्फ पाई बॉन्डेड है। दूसरे वाले में ईटा 2 PCl3, ईटा 2 PCl3। इसमें भी इस कंपाउंड इसमें भी पाई और सिग्मा दोनों ही है वैसे तो। CO4 इसमें भी पाई और सिग्मा दोनों ही हैं, ठीक है। तो इसके तो दो आंसर सही आ रहे हैं, तो ये तो बोनस पाना चाहिए। इसमें तो सिर्फ सिग्मा है, ठीक है। तो ऑप्शन ऑफ बी और सी में से आप कोई सा भी टिक कर देते भाई, बी और सी में से कोई सा भी टिक कर देते, मतलब सी तो है ही है, बी को एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। चेक क्या करना है यार? PTCl3 इसमें सिग्मा और पाई दोनों है तो है, यही तो पूछा है, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही सही है हमारे, दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ FeCO5। क्या है भाई? ये 5 इसमें लिगेंड्स हैं, तो कौन सी वाली शेप हो जाएगी इसकी? TBP शेप हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ठीक है। एक CO ये रहा, एक CO ये रहा, और एक CO ये रहा, इस तरीके से। बाकी 2 बचे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये देखिए इस तरीके से बनती है हमारी TBP, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेटल कार्बोनिल हैविंग जनरल फॉर्मूला MOCl CO X। M मेटल है और X की वैल्यू 4 है, तो सीधा बोल दो ना यार, मतलब घुमा फिराने की इतनी आदत है, सीधा बोल दो कि ये कंपाउंड है हमारे पास। अब कह रहा है कि द मेटल इज बॉन्डेड टू, मेटल किससे बॉन्डेड है? द मेटल कार्बोनिल। अरे यार ये मेटल कार्बोनिल जब बोल दिया तो क्या है? मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, तो मेटल किससे बॉन्डेड है भाई? कार्बन से बॉन्डेड है। ऑप्शन नंबर डी। कैसा ही क्वेश्चन था ये, अजीब सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका तो लेवल ही पता नहीं चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंडेड? इनमें से कौन सा बाइडेंडेड लिगेंड है भाई? अब ये भी पढ़ा था, अब ये भी पढ़ा था। देखो ये ऐसा था ना, ये रहा आपका बाइडेंडेड लिगेंड, ये यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है। बाइडेंडेड है ऑप्शन नंबर डी में। अभी भी पढ़ा था हमने। अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग, बिल्कुल सही बात है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट? बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। देखो हमने बोला कि एनर्जी का जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो एक बार आप डेल्टा ओ का ऑर्डर देख लीजिए फॉलोइंग, इनमें जो भी आपके लिगेंड्स है। डेल्टा ओ में स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ पे CN सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर NH3 है और फिर H2O है। तो ये डेल ओ का ऑर्डर है। तो इसका जो लैम्डा का ऑर्डर हो, सॉरी हाँ, जो लैम्डा का ऑर्डर हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि H2। अच्छा ये तो मैंने सेम ही कर दिया, यानी कि CN सबसे कम, NH3 फिर H2O, तो H2O मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जहाँ पे H2O मैक्सिमम है, अच्छा ऐसे में बना रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होगा ना इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, H2O का मैक्सिमम मुझे दिख रहा है।
ठीक है, सेम टू सेम यही बना रखा है, और ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, जी लीजिए ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सेम टू सेम ऑर्डर। चलिए अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ऑर्डर ऑफ एनर्जी यानी कि हमें एनर्जी यानी कि ई का ऑर्डर बताना है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ओ। छोटी सी बात है, हमें डेल्टा ओ का ऑर्डर बताना है फील्ड स्ट्रेंथ का, क्योंकि सब में निकल कॉमन है और ई एन सब में कॉमन है, तो यानी कि ई एन जिसमें है ई एन ही हमारा क्या है, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि इसमें एक वीक फील्ड लिगेंड बना रहे हैं, फिर ये मिड में होना चाहिए और ये फिर मिनिमम में होना चाहिए। तो देख लो भाई ऑर्डर कौन सा है, सी ए और बी। कैब, कैब कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा कैब गिवन है। ठीक है, ऐसा करना था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर। तो देखो भाई ट्रांस इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर, जहां पे आपको सी एन माइनस दिखे टॉप पे, ये होता है हमारा मैक्सिमम, और मिनिमम हमारा वैसे H2O होता है, मिनिमम इज आर H2O, लेकिन H2O के पहले भी हमारा क्या आता है, NH3 आता है। ठीक है, तो यानी कि H2O तो यहाँ पे है नहीं, तो Cn माइनस और NH3 को देखना है बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, हमें दो चीजें और भी दे रखी हैं, दो जगह दे रखा है, Cn माइनस NH3, Cn माइनस NH3, तो Br माइनस और PH माइनस। देखो फिर क्या, PH माइनस आप याद रख सकते हैं और Br माइनस, इस तरीके से याद रखोगे। अब नहीं आता, पहले आता था ट्रांस इफेक्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं जेटीडी जॉन टेलर इफेक्ट यानी कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ। देखो जहां पे भी आपको सिमेट्री दिखेगी, जहां पे भी आपको सिमेट्रिकली फील्ड ऑर्बिटल्स दिखेंगी, वहां पे जेटीडी नहीं लगता है। जेटीडी हमेशा अनसिमेट्रिकल चीजों पे लगता है भाई। अब उसने कहा है क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि पेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। तो D7 के केस में देखते हैं, देखो D7 का केस देखो, इसे एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। 2 3 4 5, ये D7 का केस अगर आप मान के चलो तो 1 2 3, फिर देखो 4 5 6 और सातवां वाला ऊपर, तो यानी कि इसके पास ये एसिमेट्रिकल फीलिंग है, यहां पे भी जा सकता था, यहां पे भी जा सकता था, है ना। तो ये क्या है, ये जेटीडी दिखाएगा, ये जेटीडी दिखाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी आप D4 पे देखिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये भी सेम केस है, 1 2 3 और चौथा वाला, क्योंकि क्या है, चौथा वाला अब पेयर होएगा। अब पेयरिंग होने के लिए यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी, यहां पे भी, माना कि हमने यहां पे कर दिया, तो ये भी क्या है, चॉइस मिल रही है, एसिमेट्रिकल फीलिंग है, इसकी एसिमेट्रिकल फीलिंग है, तो ये भी जेटीडी दिखाएगा। लास्ट वाले ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो D9, ये तो मैक्सिमम जेटीडी दिखाएगा, ये तो मैक्सिमम जेटीडी दिखाएगा। कैसे देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 90 के पास चॉइस है, वो या तो यहाँ पे जाएगा या तो यहाँ पे जाएगा। मान लेते हैं कि वो यहाँ चले गया, तो ये भी क्या करेगा, चॉइस मिल रही है तो जेटीडी दिखाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ये एक D8 कॉम्प्लेक्स है। क्या है, एक D8 कॉम्प्लेक्स है, तो वैसे ही बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, अब बचा 8। ये देखो ये सातवां है, और आठवें के पास कोई चॉइस नहीं है, वो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका कौन सा प्रिंसिपल वैलिड होगा, जल्दी बताओ। पॉलीहुंस या पॉली होगा, हुंस होगा, तीसरा कौन सा होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला कहाँ पे आना पड़ेगा, उसको यहाँ पे ही आना पड़ेगा। तो इसके पास कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, सिमेट्रिकल फीलिंग है, तो ये क्या करेगा, जेटीडी नहीं दिखाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक एंटी कैंसरस एजेंट है भाई। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्या होता है, ये होता है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन तो मेरिडोनियन, मेरिडोनियन कुछ नहीं है भाई, सिस्प्लैटिन क्या है ये, PtCl2NH3 होल ट्वाइस, PtCl2NH3 होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है वही क्या है इसका आंसर, एंटी कैंसरस, ये है हमारा सिस्प्लैटिन। तो सिस वाले कंपाउंड ढूंढो, PtCl2NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस टाइप का सिस कंपाउंड ढूंढ लो, इसका सिस, तो ClCl NH3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कह रहे द सेपरेशन ऑफ Cu2+ एंड Cd2+ ऑफ सेकेंड ग्रुप इन क्वालिटेटिव एनालिसिस
of cations tetramine copper 2 sulfate and tetramine cadmium 2 sulfate react with KCl to form corresponding cyano complexes. Which of the following pairs of the complexes and their relative stability enables separation of Cu+2 and CD+2? इसमें से किस में अच्छा सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा? क्या बोलना चाह रहा है कि which one of the following pairs of the complexes and their relative stability enables separation of Cu+2 and CD+2? ठीक है, देखो इन वाले कॉम्प्लेक्सेस में चाहे वो Cu+2 हो चाहे वो CD+2 हो, हैं तो ये D9 वाले या फिर आप बोल सकते हो कि D10 वाले कॉम्प्लेक्स से, मतलब अगर D+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो ये D9 होंगे और वरना D10 होंगे। तो इतनी बात तो क्लियर है, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, इसमें मेटल लिख देता हूँ, मेटल +2, अगर ये +2 में होंगे तो ये D9 होंगे, और ये अगर मेटल +1 में होंगे तो ये D10 होंगे। तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? D10 इनके लिए ज़्यादा बेटर कॉन्फ़िगरेशन, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये पसंद करते हैं M+1 स्टेट में होना। तो यहीं से इसका सेपरेशन पता चलेगा स्टेबिलिटी से। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में, यानी कि ये एक क्या है, ये Cu+1 है, इज लेस स्टेबल। ये बात तो गलत है, लेस स्टेबल तो नहीं, ये तो मोर स्टेबल होना चाहिए था। फिर उसी की बात कर रहे हैं, Cu+1 इज मोर स्टेबल, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। एंड K2CD यानी CD+2 इज लेस स्टेबल। हाँ, CD+1 भी क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और यही इसके सेपरेशन में हेल्प कर लेगा, स्टेबिलिटी का फैक्टर इसकी सेपरेशन में हेल्प करेगा। बाकी आप देख लो, इसमें लिखा है Cu+2 इज लेस स्टेबल, ये Cu+2 लेस स्टेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये CD+2 ये भी क्या है, ये भी लेस स्टेबल है, ये मोर तो गलत है, ये क्या है, लेस स्टेबल है, तो ये तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। पहला देखो, ये Cu+2 मोर स्टेबल है क्या? नहीं, ये लेस स्टेबल है, तो आगे मुझे देखना ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द Cu+2 आयंस इज मोस्ट स्टेबल? इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा? देखो भाई, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लॉग के फॉर्मेशन कांस्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लॉग के, या फिर के की भी वैल्यू दे दी, उसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसका ऑप्शन कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, ठीक है जी, तो ये आपका था आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार आपको बस इसमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन समझ में आ जाए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।